हेलो बच्चों, वेलकम टू आईसीआई एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हम लोगों ने देख लिया था, उसके पैकिंग फ्रैक्शन की बात की थी, परसेंटेज वाइड की बात की थी। आज हम लोग देखेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड में बच्चों जो एटम प्रेजेंट होते हैं, ये हमको पता है, एटम जो प्रेजेंट होते हैं वो दो जगह होते हैं, एक कॉर्नर पे, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, और उसके साथ साथ और कहां प्रेजेंट होते हैं, तो फेस सेंटर्ड पोजीशन पे, फेस सेंटर्ड पोजीशन, फेस सेंटर्ड पोजीशन पे। अगर हम यहां फिगर से दिखाना चाहें कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कैसा होता है, तो एक हमने ये क्यूब बना लिया, ये अपना क्यूब है। यहां पे एटम कहां कहां प्रेजेंट है, तो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। अगर सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होता तब उसको क्या कहते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। लेकिन इसके साथ साथ जो क्यूब का 6 फेस है वहां भी एटम प्रेजेंट होते हैं, जैसे 1 ऊपर वाले पे, नीचे वाले पे, इस साइड वाले दीवार पे, इस साइड वाले पे, पीछे वाले दीवार पे और आगे वाले दीवार पे। 6 साइड पे, 6 फेस के सेंटर पे क्या है, हमारा एटम है। तो सबसे पहले जो कैलकुलेट करते हैं, पहला एस्पेक्ट, वो हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये कितना होगा, तो 8 कॉर्नर है तो 8, और हम ये जानते हैं कि कॉर्नर का हर एटम 8 अलग अलग क्यूब द्वारा शेयर किया जाता है, तो 8 इंटू 1/8। इस यूनिट सेल के पास कॉर्नर वाला जो एटम है उसका 1/8 हिस्सा ही है, प्लस फेस कितने हैं, 6, और फेस में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, इसके पास कितना होगा, तो 1/2, 50%। क्योंकि अगर इस फेस की बात करें तो अगला क्यूब का आधा हिस्सा और इस क्यूब का आधा हिस्सा, तो 6 इंटू 1/2, ये हो गया 1 + 3 = 4। ये समझ में आ गया, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, जानते हैं ए क्या होता है, तो ए होता है एज लेंथ ऑफ क्यूब, यही जो है ये क्या है, ए, और एटम का जो रेडियस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर। तो यहां पे जो होता है वो कॉर्नर के एटम एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, यहां जो टच करता है, ये देखिए, ये तीनों एटम एक दूसरे को टच करते हैं, दिख रहा है, ये फेस सेंटर पे है एटम, और यहाँ पे ये तीनों एक दूसरे को टच करता है, सॉरी, तो यहां पे देख रहे थे। अब देखिए यहां पे, तो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर निकालना है, तो इसके लिए हम एक लाइन लिखेंगे, फेस सेंटर्ड एटम, फेस सेंटर्ड एटम टचेस कॉर्नर एटम्स, टचेस कॉर्नर एटम्स। यहां पे बच्चों फेस सेंटर्ड जो एटम है वो दोनों कॉर्नर एटम को टच करता है, ये दोनों एक दूसरे को कॉर्नर वाले एटम टच नहीं करते हैं, है ना। ऐसे सोच सकते हैं कि 4 गेंद रखा हुआ है हटा हटा के, और बीच में एक गेंद रखा हुआ है जो कि चारों गेंद को टच कर रहा है ना, वो एक लेयर हो गया, एक फेस की वो कहानी हो गई। तो अगर ए और आर के बीच रिलेशन निकाले तो हम जानते हैं ये लेंथ क्या होता है, स्क्वायर का डायगोनल है, और स्क्वायर का डायगोनल क्या हो जाएगा, √2a, तो ये हो जाएगा √2a इज इक्वल टू, इसमें कितने रेडियस आ जाएंगे, ठीक है। अगर इसको हम जूम करके यहां दिखाएं, सपोज इस पार्ट को यहां ऐसे लिखते हैं, ये क्या था, ए, ये भी क्या था, ए, और इस पे 3 एटम है, कौन कौन, एक एटम ये, एक एटम ये, और तीसरा एटम ये, और तीनों एटम एक दूसरे को टच कर रहा है, तो ये पूरा लेंथ क्या हो गया, ये पूरा लेंथ हो गया √2a, है ना। और उसमें रेडियस कितने आ गए, तो ये देखो, ये है r, ये पूरा क्या हो जाएगा 2r, और फिर से ये सेंटर है तो ये क्या है r, ये आधा बाहर है, तो कितना आ गया 4r, और कितने लेंथ में आया है ये, √2a लेंथ में। तो a और r के बीच का रिलेशन आ गया 4r = √2a। तो फेस सेंटर्ड में सबसे पहले नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकाले, वो 4 आया,
ए और आर के बीच का रिलेशन कितना आया 4r इक्वल टू √2a। अब इसका हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, क्या होता है z इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यही होता है। क्यूब का कितना हिस्सा स्फीयर से भरा हुआ है उसी को हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन कहते थे। z की वैल्यू क्या है एफसीसी के लिए 4, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब। रिलेशन हमको पता है a और r के बीच में क्या रिलेशन है, तो हमेशा याद नहीं करेंगे, हम दिमाग में लाएंगे कि फेस सेंटर्ड एटम दोनों कॉर्नर एटम को टच करता है, तो डायगोनल पे है, डायगोनल कितना हो जाएगा √2a, उस पर बीच वाला स्फीयर का डायमीटर और दोनों कॉर्नर के एटम का रेडियस आता है, तो डायमीटर मतलब 2r कॉर्नर का रेडियस और उस कॉर्नर का रेडियस मिलकर कितना हो जाएगा 4r, तो 4r इज इक्वल टू √2a। ये रिलेशन था a और r के बीच में। यहां से a बराबर अगर हम लिखना चाहे तो a बराबर हो जाएगा 4r/√2 हो जाएगा 4r/√2। इसी को यहाँ पे पुट कर देते हैं a के जगह पर, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 को नीचे लिख देते हैं, ऊपर क्या है पाई r क्यूब, उसके बाद a क्यूब करना है मतलब 4r/√2 का होल क्यूब, तो लिख देते हैं 4r का क्यूब क्या हो जाएगा 4 गुना 4 गुना 4 और क्या हो जाएगा r क्यूब, और नीचे √2 का क्यूब आएगा जो अल्टीमेटली उलट के कहां चला जाएगा ऊपर, और √2 का क्यूब क्या होता है 2√2। ये बात समझ में आ गई। 4 से ये 4 और ये 4 कट गया, ठीक है, ये कट गया, 2 दूना 4, कितना आ गया √2 पाई/6, √2 पाई/6। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.74, कितना आएगा 0.74, यानी क्यूब का इतना हिस्सा भरा हुआ है किससे स्फीयर से, तो पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 हुआ। यदि हम पैकिंग परसेंटेज बोले पैकिंग परसेंट तो ये कितना आ जाएगा 74%। तो अगर हम ये निकालना चाहे कि वाइड कितने होंगे वाइड परसेंट, तो वाइड परसेंट कितना हो गया 26%, 100 में से माइनस कर देंगे। सबसे ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन क्यूब के केस में इसी में आता है एफसीसी में 74% इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन दैट अकर्स इन द केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसलिए एफसीसी को हम सीसीपी भी बोलते हैं, एफसीसी को कभी कभी सीसीपी बोल देते हैं। सीसीपी मतलब होता है क्यूबिक क्लोज्ड पैक, क्यूबिक क्लोज पैक्ड, ठीक है सीसीपी, क्योंकि इसका पैकिंग फ्रैक्शन मैक्सिमम आता है। तो ये हमने समझ लिया एफसीसी के बारे में। एक और यूनिट सेल जो क्यूबिक क्रिस्टल में पॉसिबल है वो कौन सा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसको देखते हैं। हेडिंग देंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं बच्चों बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें एटम कहां कहां प्रेजेंट होते हैं क्यूब होंगे, क्योंकि क्रिस्टल कैसा है क्यूबिकल, तो ये पता है सर कि कहां होंगे कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन चूंकि सेंटर्ड है और वो भी कैसा सेंटर्ड है बॉडी सेंटर्ड, तो कॉर्नर के अलावा कहां पे प्रेजेंट होंगे एट बॉडी सेंटर, एट बॉडी सेंटर। क्यूब के बीच में एक प्रेजेंट होगा क्या एटम। अगर फिगर बनाना चाहे तो यहां देख सकते हैं, ये अपना क्यूब है जिसमें एटम कहां कहां प्रेजेंट है, सब कॉर्नर पे तो होंगे ही, उसके साथ एक एटम जो होगा वो उसके बीच में होगा, क्यूब के एकदम सेंटर में, रूम के बीचों बीच। तो ये है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं जेड की वैल्यू, तो जेड निकाले नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जेड बराबर कितना आएगा 8 कॉर्नर, कॉर्नर पर के एटम का हिस्सेदारी 1/8 प्लस एक बॉडी के सेंटर में है वो पूरा का पूरा उसी का है, 8/8 कट गया 1, 1 + 1 कितना आ गया 2। तो देखने में लग रहा है कि 9 एटम है क्यूब का,
लेकिन अगर हिस्सेदारी की बात करें तो कंप्लीट क्यूब इस यूनिट सेल में कितना है, 2 है। यही बताता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो यहां पे जो होता है, ये होता है बॉडी का जो एटम है, ये एटम ये टच करता है दोनों अपोजिट कॉर्नर के एटम से। मतलब ये जो बीच में है एक एटम, वो कॉर्नर के एटम से टच करेगा और ऊपर कॉर्नर के एटम से टच करता है। इस तरह से देखेंगे, ये तीनों टच करता है। तो लिखेंगे बॉडी सेंटर्ड एटम टचेस कॉर्नर एटम्स। तो यहां से ए और आर के बीच का रिलेशन निकल जाएगा, क्योंकि ये क्यूब का बॉडी डायगोनल है ना। इसी को बना लेते हैं, ये क्या है, बॉडी डायगोनल, और क्यूब का बॉडी डायगोनल जो होता है वो होता है √3a के बराबर। कितना के बराबर होता है, √3a। इसको सिंपल ज्योमेट्री से हम लोग निकाल भी सकते हैं। ये बीच वाला लाइन है, तो अगर इसको मिलाएंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जिसका ये लेंथ कितना है, √2a। ये साइड क्या है, a। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3a। ये हम 8-9 क्लास से ही जानते हैं, क्यूब का डायगोनल कितना होता है, √3a। और इस √3a में, इस लेंथ में कितने एटम हैं, 3 एटम। 2 कॉर्नर के एटम और एक फेस सेंटर्ड एटम, और तीनों एक दूसरे को क्या करता है, टच करता है। तो ये R हो गया, इसका हो गया ये 2R और ये R। और कितने लेंथ में ये सब अकोमोडेट हुए हैं, √3a में। तो लिख देंगे यहां पर √3a इक्वल टू 4R। ये रिलेशन है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का A और R के बीच में। एक और एस्पेक्ट बचता है जो हम जानते हैं, क्या, पैकिंग फ्रैक्शन। उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, वही फॉर्मूला है, Z इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बीसीसी के लिए Z की वैल्यू कितनी है, 2, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब। अब a को हमको r में बदलना पड़ेगा। रिलेशन क्या है, 4r इज इक्वल टू √3a। तो जब a को r में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 4r डिवाइडेड बाई √3। a के जगह पर ये सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई, ये 3 को नीचे लिख देते हैं, गुना पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई, a के जगह पर लिखे तो 4 इंटू 4 इंटू 4, और ये क्या हो जाएगा, r क्यूब। नीचे √3 का क्यूब होगा, जो कि क्यूब होके ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 3, और फिर से √3, तो 3√3। बात समझ में आ गई। 4 से 4 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, ये क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 और 2 मल्टीप्लाई होके 8, और ऊपर कितना बचा, √3। तो बच गया √3 पाई डिवाइडेड बाई 8। और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे पाई बराबर 3.14 डाल के, तो ये आता है 0.68। एफसीसी से कम है, लेकिन सिंपल क्यूबिक से ज्यादा है। ठीक है, 0.68। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि पैकिंग परसेंट जो है, पैकिंग परसेंट वो कितना है, 68%। एंड वाइड परसेंट जो है वो कितना होगा, 100 में से घटा देंगे तो आ जाएगा 32%। तो तीनों तरह के क्रिस्टल में हमने देखा सबसे ज्यादा किस में आता है, सबसे ज्यादा आता है एफसीसी में, इसलिए उसको बोलते थे क्यूबिक क्लोज पैक। एक टेबल बना लेंगे, सबको समराइज कर लेंगे। टाइप ऑफ यूनिट सेल, यहां पे लिखेंगे रिलेशन बिटवीन, उससे पहले जेड की वैल्यू लिख लेते हैं। जेड की वैल्यू लिख लो, उसके बाद लिख लेते हैं रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, और यहां पे लिख लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। इस टेबल को भरो।
टाइप ऑफ यूनिट सेल, सबसे पहले क्यूबिक यूनिट सेल में 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। जेड की वैल्यू बताओ, 8 कॉर्नर पे मिलके एक एटम, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, बोथ कॉर्नर एटम टचेस ईच अदर, ए इक्वल टू 2r। पैकिंग फ्रैक्शन क्या निकल के आया था, 0.52। दूसरा FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जेड की वैल्यू 4, सब कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, फेस का जो सेंटर्ड एटम होता है वो कॉर्नर के एटम से टच करता है, मतलब √2a इक्वल टू 4r। पैकिंग फ्रैक्शन बताओ, 0.74। BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जेड की वैल्यू 2, ए और आर के बीच का रिलेशन √3a इज इक्वल टू 4r। और यहाँ पे जो पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आया वो निकल के आया 0.68। ये फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और ये कुछ है नहीं, बस अपने दिमाग में सेट करके रखेंगे, डायरेक्ट टेबल रटने नहीं बैठ जाएंगे, समझेंगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लास्ट टॉपिक है इससे रिलेटेड जो कि है डेंसिटी का, देख लेते हैं वो, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं ना। डेंसिटी होता क्या है, तो डेंसिटी जब भी बात करेंगे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन इसको समझते हैं डेंसिटी होता क्या है। तो उस ऑब्जेक्ट को हम ज्यादा डेंस बोलेंगे जिसका मास ज्यादा हो तो वो कम वॉल्यूम में आ जाए। अगर वॉल्यूम फिक्स करते हैं, मान लो कि मास फिक्स कर दिए, मास ज्यादा ले रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कम। मान लो वॉल्यूम फिक्स कर दिए, उसमें मास क्या आना चाहिए, ज्यादा, है ना। तो ज्यादा मास कम वॉल्यूम में ऑक्युपाई हो जाए उसको बोलेंगे हम वो ज्यादा डेंस है। जैसे लोहे की बात करते हैं, 1 kg लोहा लो और 1 kg रुई लो, तो लोहा क्या है, दोनों का मास सेम है। तो जब मास सेम रहेगा तो जो कम वॉल्यूम लेगा उतने मास को एकोमोडेट करने के लिए उसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा। लोहा का 1 kg कम ही वॉल्यूम में आ जाता है, जबकि रुई का 1 kg वो ज्यादा वॉल्यूम लेता है। तो 2 फैक्टर पे डेंसिटी डिपेंड करता है, एक मास पे और एक वॉल्यूम पे। या तो आप कम मास में ज्यादा वॉल्यूम हटा दो, है ना, कम वॉल्यूम में ज्यादा मास हटा दो, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ भी यूनिट सेल का भी मतलब वही है। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी बराबर मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का मास, तो यूनिट सेल में क्या होता है, यूनिट सेल तो बस क्रिस्टल लैटिस क्या है, एक अरेंजमेंट है 3 डायमेंशन में पॉइंट का, लेकिन एक्चुअली में मास उसका होगा जो वहां एटम प्रेजेंट होते हैं। जैसे सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं तो उन एटम का ही मास होगा, बाद बाकी तो क्रिस्टल लैटिस क्या है, एक बस अरेंजमेंट है पॉइंट का, फ्री स्पेस है, तो ऊपर एटम का मास होगा। तो मास ऑफ एटम लिख देते हैं यहाँ पे, मास ऑफ एटम मॉलिक्यूल या जिसका भी वो क्रिस्टल है ना। लेकिन कितने एटम का मास उसकी जानकारी कौन देगा, जेड, कि उस यूनिट सेल में कितना एटम प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय ए क्यूब, जहां स्मॉल एम क्या है, तो मास ऑफ यूनिट सेल है ना। लेकिन अगर किसी क्रिस्टल का मॉलिक्यूलर वेट दिया रहे तो हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल में एक रिलेशन है। अगर मास गिवन है और मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में लिखना है तो आप गिवन मास को लिख सकते हो, गिवन मास को लिख सकते हो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट जो होता है एवोगैड्रो नंबर, यानी एक मोल एटम या मॉलिक्यूल का वेट होता है, और यदि एक एटम या मॉलिक्यूल का वेट निकालना है तो आपको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना होगा। तो यही होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जेड इंटू, अब मॉलिक्यूलर वेट लिख देते हैं कैपिटल एम, तो इसमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एन ए से। तो यही जो हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, क्या फॉर्मूला लिखना है, डेंसिटी बराबर जेड एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब इन ए। इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पे जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, कैपिटल एम क्या है, ये मास नहीं है, ये मोलर मास है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल का मास मतलब उसमें प्रेजेंट एटम का मास। ए क्या है,
ए कुछ नहीं, एज लेंथ ऑफ क्यूब है, एज लेंथ ऑफ क्यूब, ये हमको पता है। Na क्या है? Na हम जानते हैं एवोगैड्रो नंबर, Na इज नथिंग बट एवोगैड्रोज नंबर। कितना के बराबर होता है ये नंबर? 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। तो ये बात समझ में आ गई। अगर सिंपल क्यूबिक होता तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या डाल देंगे इसी फॉर्मूला में, 1। बॉडी सेंटर्ड होता तो जेड की वैल्यू यहाँ पे 2 डाल देंगे, और यदि ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगा तब जेड की वैल्यू क्या करेंगे, 4 डाल देंगे। इस तरह से सारे यूनिट सेल का, सारे क्यूबिक यूनिट सेल का हमने क्या देख लिया, पैकिंग फ्रैक्शन देख लिया, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होता है उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ ये देख लिए। इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपका ये क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल जो बेसिक क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ना है वो हमारा कंप्लीट होता है। आगे पैकिंग के बारे में बात करेंगे, डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, स्वस्थ रखें, खुद का ख्याल रखें और मन लगा के पढ़ते रहें।